वो कहते अमृतकाल चल रहा है, ताली कौन बजाता? हम बजाते। हमें हमारे हक अधिकार नहीं दिए जा रहे, हमें ताली बजाने वाली जमात में शामिल किया जा रहा है कि सारी मलाई तो हम काटेंगे, सारी जगह कब्जा तो हम रखेंगे और तुम ताली बजाते रहो, राष्ट्रवाद के नाम पर ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो। तो राष्ट्रवाद के नाम पर मलाई 3.5% के ब्राह्मण खा रहे हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर ताली बजाने का काम ओबीसी एससी एसटी के लोगों से करवाया जा रहा है। ये देश में चल रहा है, इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। आजादी के 75 साल हो गए, आप बताओ देश में शेड्यूल कास्ट की वजह से पीट दिया जा रहा, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से हत्या हो रही, कहीं घड़ा मटका छूटने की वजह से, पानी पीने की वजह से हत्या हो रही। क्या चल रहा है देश में? मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति से, मगर मुर्मू जी को पत्र भेजना पड़ा, उनको बुलाया नहीं गया नए संसद भवन के उद्घाटन में, उन्हें पत्र भेजना पड़ा शुभकामना देने का कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, प्रथम नागरिक देश का माना जाता है। देश के प्रथम नागरिक का सम्मान नहीं हो रहा है, मंदिर में जाने तक से रोका जा रहा है। इसके पहले कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, वो शेड्यूल कास्ट के थे, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया और हमें कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, आप ताली बजाओ। देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ अन्याय हो, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ओबीसी के साथ तो अन्याय के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि अभी झारखंड के लोगों ने भी बता दिया कि कितना अन्याय हो रहा है। उनके 10% के लिए कोई आरक्षण सीमा नहीं, उनके 10% के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है और हमारे आरक्षण के लिए हर जगह क्राइटेरिया है। क्यों है? हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि ये जो आजादी के 75 साल बताए जा रहे हैं, इस 75 साल में हमें क्या मिला? और हमें जो मिला वो भारत के संविधान की वजह से मिला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में शेड्यूल कास्ट के लोगों को अधिकार दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अधिकार दिया, ओबीसी समाज के लोगों को अधिकार दिया। मगर जो अधिकार हमको मिला, देश की आजादी पर जिन लोगों ने कब्जा किया, संविधान में हमको जो अधिकार मिला वो अधिकार हमारे तक पहुंचने नहीं दिया और उसको हड़प लेने का काम किया। और आज वो नालायक लोग आज संविधान को बदलने की बात करते हैं, नया संविधान लागू करने की बात करते हैं। हमें समझना पड़े, हमें सोचना पड़ेगा। अभी तक तो लुच्चे टुच्चे जो बाबा लोग थे, जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, लुच्चे टाइप के बाबा लोग, वो कहते थे हिंदू राष्ट्र बनाए, वो कहते थे नया संविधान लागू करेंगे। अब तो प्रधानमंत्री का सलाहकार ही बोल रहा है पानी सर के ऊपर जा रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है। आप बताओ, संविधान में आपके हक अधिकार लिखे हुए हैं, इसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। संविधान ही नहीं रहेगा तो आपके हक अधिकार कैसे? बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। जिन लोगों को इन्होंने शूद्र बनाया था, जिन लोगों को इन्होंने अछूत बनाया था, जिन लोगों को इन्होंने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया था, संविधान की बदौलत आज वो लोग पढ़ लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर चले गए। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बदलने की बात करते। और क्या कह रहे हैं? नहीं, दुनिया में तो बहुत जगह संविधान बदला गया है, इतनी साल तक ही होता है। प्रधानमंत्री का सलाहकार है, उसको ये पता नहीं है कि अमेरिका का संविधान आज तक नहीं बदला गया, विकसित देश है। जापान का संविधान आज तक नहीं बदला गया, विकसित देश है। जर्मनी का संविधान आज तक नहीं बदला गया, विकसित देश है। और इंग्लैंड का लिखित संविधान ही नहीं है, तो जो विकसित देश है उसमें कहां संविधान बदला जा रहा है? तो विकास का मामला नहीं है, आपके सत्यानाश का मामला है। विकास की बात कर कर, राष्ट्रवाद की बात कर कर आपका सत्यानाश करने की तैयारी की जा रही है। जो लोग अंग्रेजों से माफी मांग लिए,
ऐसे लोगों को आदर्श मानने वाले लोग आज हर बात पर बात करते हैं, नहीं ये तो अंग्रेजों का है, ये तो पुरानी संसद तो अंग्रेजों का है, नहीं ये संविधान तो अंग्रेजों से इतना हिस्सा ले लिया गया, इसलिए ये जो है बदलना जरूरी है। जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगने वाले माफी वीर लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, वो लोग आज बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों की पहचान है, ये अंग्रेजों की पहचान है। अंग्रेजों से उनको कोई चिढ़ नहीं है, चिढ़ आपसे है कि इस देश के संविधान ने इस देश में आपको हक अधिकार दिए हैं। ये चिढ़ है कि कब इस संविधान को खत्म किया जाए और देश में मनुस्मृति लागू किया जाए, ये चिढ़ है। और इस चिढ़ का बहाना बनाकर डायरेक्ट आपको नहीं कह सकते कि आपका हक अधिकार इस संविधान में है इसलिए हम बदलना चाहते हैं। अगर ऐसा कह देंगे तो आप तो लाठी लेकर दौड़ा लोगे, आप चुप नहीं रहोगे, आप लाठी लेकर दौड़ा लोगे। उनको पता है कि ये दौड़ा लेंगे तो यूरेशिया भाग जाना पड़ेगा, यहाँ टिक नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि ये अंग्रेजों की पहचान है, वो अंग्रेजों की पहचान है, वो अंग्रेजों की पहचान है। और अंग्रेजों की पहचान कैसे? संविधान सभा भारत के लोगों ने बनाया कि अंग्रेजों ने बनाया? संविधान सभा भारत के लोगों ने बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। सबसे ज्यादा शब्द अगर किसी ने बोला संविधान सभा के डिबेट में तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला। पूरे संविधान को लिखने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया और हर चीज की सहमति बनी और भारत के संविधान समिति ने एक एक चीज पर बहस किया, एक एक बात पर डिबेट हुई और डिबेट करके एक एक बात को या तो स्वीकार किया गया या तो रिजेक्ट किया गया। तो कैसे कोई कह सकता है कि अंग्रेजों ने किया है? तो ये जो हम लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, खास तौर से ओबीसी समाज के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो थोड़ा जानकारी हो गई है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी थोड़ा जानकारी हो गई है, लेकिन देश में जो ओबीसी समाज है, राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर अगर सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ओबीसी समाज के लोगों का किया जा रहा है। इसलिए ओबीसी समाज के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, सतर्क हो जाओ, नहीं तो जैसे पूर्वजों के साथ किया था वैसा ही करने का काम करेंगे। 75 साल में आपकी दुर्दशा क्यों है? क्या कभी आपने सोचा? अगर अंग्रेजों की वजह से हमारी समस्याएं थी तो अंग्रेजों के गए 75 साल हो गए तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। अरे ओबीसी समाज के लोगों सोचो, जो अंग्रेज था वो 75 साल पहले चला गया, आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन, आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखा उसका अमल तक देश में नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? आपकी स्थिति में कौन सा परिवर्तन हो रहा है और क्यों आपको हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं? अगर अंग्रेज ही गुलाम बनाने वाले थे वो तो चले गए थे, इसलिए सोचो कि कोई और है, अंग्रेजों के अलावा भी कोई और है जो आपको आपका हक अधिकार नहीं देना चाहता। अंग्रेज तो कब के चले गए, अब तो आपको राजा बन जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ एक वोट जिसको ज्यादा मिल जाता है वो सरपंच बन जाता है, मुखिया बन जाता है। और इस देश में ओबीसी अकेले 52% है, वो भी 1931 की गिनती के अनुसार। आज अगर गिनती हो जाए तो हम 60% के आसपास हैं। 60% आबादी वालों का देश पर राज होना चाहिए था, जिनका देश पर राज होना चाहिए था, जिन्हें देश पर शासन करना चाहिए था, वो ये मांग रहे हैं कि हमारी गिनती करो। जानवरों की करते हो, कुत्तों की करते हो, हिरणों की करते हो, हमारी क्यों नहीं करते? ये कहना पड़ रहा है तो सोचने की जरूरत है, रिव्यू और समीक्षा करने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो आपकी गिनती को रोकना चाहते हैं, जो आपको हक अधिकार नहीं देना चाहते, जो इस देश में आपको गुलाम बनाकर अधिकार वंचित करके रखना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं? अंग्रेज बाद में आए, अंग्रेजों से पहले इस देश में मुगल आए और मुगलों के पहले इस देश में ब्राह्मण यूरेशिया से चलकर आए और ब्राह्मण जब यूरेशिया से चलकर आए तो पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण था उसने राजा बृहद्रथ की हत्या किया। राजा बृहद्रथ कौन थे?
हमारे समाज के थे। हमारे पूर्वजों का इतिहास है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। भारत को अखंड भारत बनाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने, हमारे पूर्वज राजा वृषरथ की जब हत्या किया तो हत्या करने के बाद इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाया, इस देश में जाति व्यवस्था बनाया, किसी को शूद्र बनाया, किसी को अछूत बनाया और किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। आज हम ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमारा पिछला इतिहास अलग अलग नहीं है। हमारा पिछला इतिहास एक ही है। जितना नजदीक देखोगे उतना बटे रहोगे और जितना पहले का देखोगे उतना एकता बनेगी, उतना एक हो जाओगे। तो ये किसने विभाजन किया? ये विभाजन करने का काम ब्राह्मणों ने किया, जो यूरेशिया से आए थे। ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाया। आज की तारीख में जो शेड्यूल कास्ट है उनको अछूत बनाया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, गांव के दक्षिण दिशा में ज्यादातर बसाया क्योंकि दक्षिण से हवा कम चलती है, और उनको सारे अधिकारों से वंचित करने का काम किया। ओबीसी को शूद्र बनाया। बहुत सारे ओबीसी को लगता है नहीं, हमें नहीं बनाया, लेकिन शूद्रों का क्या काम था? सेवा करने का काम था। सेवा कौन करता था? सेवा हम ही लोग करते थे। सेवा ओबीसी की एक एक जाति है जो दूध पालता था, दूध पैदा करता था, वो मुफ्त में दूध देने का काम करता था। जो सब्जी पैदा करता था, सब्जी देता था। जो फूल पैदा करता था, फूल देता था। जो पानी भरने का काम करता था, पानी भरता था। जो दाढ़ी बाल बनाता था, वो दाढ़ी बाल मुफ्त में बनाने का काम करता था। जो मिट्टी का बर्तन बनाता था, वो मिट्टी का बर्तन बनाकर सेवा करने का काम करता था। जो अनाज पैदा करता था, अनाज मुफ्त में देने का काम करता था। शूद्र बनाने का काम किया ओबीसी के लोगों को, और पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर रोक लगाने का काम किया। तब देश में ना तो अंग्रेज थे, तब देश में ना तो मुगल थे। अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मण यूरेशिया से आए और उन्होंने हमारे लोगों को हजारों टुकड़ों में बांटा। इतने में भी इनका दिल नहीं भरा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाकर भी दिल नहीं भरा, तो इन्होंने 6000 से ज्यादा टुकड़े कर दिए, क्योंकि इनको लगा कि ये शूद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज भी ओबीसी 52% है। इनको लगा कि शूद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर ये एकजुट हो गए, ये इकट्ठा आ गए, तो ये हमको चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि इनके पूर्वजों की हत्या हमने किया है, इनसे राजपाट हमने छीना है, तो ये हमें कैसे राजपाट करने देंगे? तो इसलिए 6000 जातियों के टुकड़ों में हमको विभाजित करने का काम किया। हर जाति का अलग नाम दिया, हर जाति का अलग काम दिया, हर जाति की अलग पहचान दिया। आज हमारे अलग अलग जाति के लोग जब स्टेज पर भाषण करने के लिए आते हैं, कहते हैं हमारा कुम्हार समाज है, हमारा नाई समाज है, हमारा चंद्रवंशी समाज है, हमारा कुशवाहा समाज है। अरे ये समाज थोड़े ही है, ये समाज को तोड़ने के लिए उन्होंने जातियां बनाई। जो समाज शास्त्र का स्टूडेंट है उसे इस बात की जानकारी है कि जाति समाज नहीं है, समाज को तोड़ने का हथियार जाति है, और इस हथियार का उपयोग ब्राह्मणों ने तब भी किया और आज भी उसी तरीके से कर रहे हैं। इन 6000 से ज्यादा टुकड़ों को क्या किया? कहा शेड्यूल कास्ट है, कहा शेड्यूल ट्राइब है, कहा ओबीसी है, कहा माइनॉरिटी है। ये जो 6000 से ज्यादा टुकड़े थे, वो 6000 से ज्यादा टुकड़ों को 4 हिस्से बना दिए। कहा इसमें इकट्ठा हो जाओ, कहा इसमें इकट्ठा हो जाओ। लेकिन आज भी हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अभी यहाँ हम बैठे हैं, माइक है, मंच है, लोग बैठे हैं, तो ओबीसी की बात हो रही। जो यहाँ ओबीसी की बात कर रहा है, यही जब यहाँ से बाहर निकलेगा, रोड पर उससे पूछो क्या हो, बोलेगा कुशवाहा हूं, चंद्रवंशी हूं, प्रजापति हूं, फिर ओबीसी नहीं होगा। समस्या का समाधान कैसे होगा? एकता कैसे बनेगी? यहाँ ओबीसी है, बाहर ओबीसी नहीं है। ओबीसी हो गए तब 52% हो गए, और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी अगर इकट्ठा हो जाए तो ये 85 से 90% हो जाएंगे, और 85 से 90% का आधा अगर इकट्ठा हो जाए तो 45% में देश का राजपाट तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मगर इसके लिए जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जाति पाति की व्यवस्था, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है, और अंग्रेजों और मुगलों से पहले ब्राह्मणों ने इस देश में इस व्यवस्था को बनाने का काम किया। अंग्रेजों मुगलों ने इसको नहीं बनाया, इसको ब्राह्मणों ने बनाया। और 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज चले गए, वही ब्राह्मण देश के हुक्मरान। ब्राह्मणों को लगा बड़ा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन चल रहा था, वैश्य मताधिकार का आंदोलन चल रहा था। तो सारे ब्राह्मणों को क्या लग रहा था, इंग्लैंड में अगर एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होगा तो भारत में भी एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होगा। मुगल जब देश में आए, यहाँ के लोगों को हिंदू कहा और इनके ऊपर कर लगा दिया। जो इतिहास के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा जजिया कर लगाया था, और जब इनके ऊपर जजिया कर लगा दिया तो दिल्ली में सुल्तान का महल ब्राह्मणों ने घेर लिया और कहा यही हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं। कहा ये हारे हुए हैं, ये नीच है, ये कायर है, ये काले हैं, यही हिंदू है जो यहाँ के हैं। अरे तुम जैसे विदेशी हो वैसे हम भी विदेशी हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, इसलिए हम हिंदू नहीं है। हिंदू यहाँ के लोग हैं, जैसे तुम बाहर से आए हो वैसे हम भी बाहर से आए हैं। और जजिया कर देने से ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया। इतिहास जाकर पढ़ लेना कि जजिया कर ब्राह्मणों ने नहीं दिया। जब जजिया कर ब्राह्मणों ने नहीं दिया तो आज क्यों ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आते हैं? क्यों कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, कहीं ईसाइयों के खिलाफ भड़काते हैं, कहीं सिखों के खिलाफ भड़काते हैं, कहीं बुद्धिस्टों के खिलाफ भड़काते हैं। क्यों भड़काते हैं और क्यों वो अब हिंदू बनने लगे? जब वो पहले कहते थे कि हम हिंदू नहीं है, तो अब क्यों कह रहे हैं हम हिंदू हैं? जब उनको लगा इंग्लैंड में सबको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, कहा बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अगर हम अपने को हिंदू नहीं मानेंगे तो इनका वोट कैसे लेंगे, इनके बीच में कैसे घुसेंगे? तो हिंदू महासभा बना लिया, और हिंदू महासभा बनाकर हमारे घर में घुसने लगे कि तुम भी आदिवासी भाई, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू। अरे तुमने हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, और तुम्हारा धर्म हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? ओबीसी के घर में घुसे, कहा भाई तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू। अरे तुमने हमें शूद्र बनाया, पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से वंचित किया। तुम्हारा धर्म और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? शेड्यूल कास्ट के घर में घुसे, कहा भाई तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू। अरे भाई शेड्यूल कास्ट को तो तुमने अछूत बनाया, तुम अछूत, हम अछूत हो गए, और तुमने बनाया तो हमारा धर्म तुम्हारा धर्म एक कैसे हो सकता है? लेकिन ये सवाल हमारे लोग नहीं पूछते, और हमारे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। और उन्होंने हमारे लोगों को झांसे में लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमारा वोट लेना था, हमारा वोट लेना था। क्योंकि उनको पता चल गया कि इनके वोट के बगैर अब हम सरकार नहीं बना सकते, राजपाट नहीं कर सकते, इसलिए वो हिंदू बनने लगे, और आज तक हिंदू बने हुए हैं। नहीं तो दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा कि हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है, इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। आज वही लोग हिंदू को सर पे उठाकर घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूम रहे हैं, अपने फायदे के लिए घूम रहे हैं। ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही? ओबीसी की जनगणना इसीलिए नहीं हो रही है, जिस दिन जनगणना हो गई उस दिन ओबीसी ओबीसी हो जाएगा, हिंदू नहीं रहेगा, ओबीसी हो जाएगा। और जिस दिन ओबीसी ओबीसी हो गया, इस देश में ब्राह्मणों का राज स्थापित नहीं हो सकता है, ये बात पता है। सबसे पहले ओबीसी की जनगणना जवाहरलाल नेहरू ने रोका। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों रोका? मैं तो बहुत दिन तक सोचता रहा कि नेहरू ने जनगणना क्यों रोका। नेहरू से हमारी कौन दुश्मनी थी? हम तो पिछड़े वर्ग के लोग नेहरू को हमेशा नेता मानते थे, समाजवादी सेकुलर नेता मानते थे, तो हमारी नेहरू की क्या दुश्मनी थी जो हमारी गिनती रोक दिया? सोचते 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 एक दिन समझ में आया। क्या समझ में आया? कि कांग्रेस महासमिति में जब चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में ये बात तय हो गई थी कि इस बार जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी चुनाव लड़ रहे थे,
जितने राज्यों की कमेटियों ने उस चुनाव में वोट डाला, उसमें से एक ने भी नेहरू का नाम प्रस्ताव नहीं किया। नेहरू के समर्थन में एक भी कमेटी ने वोट नहीं डाला। सारे के सारे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में वोट डाला। गांधी जी को बहुत टेंशन हो गई और गांधी जी ने नेहरू जी को पूछा कि नेहरू, तुम्हारे समर्थन में तो किसी ने वोट नहीं किया, क्या करना है? नेहरू जी चुप हो गए और गांधी जी सब समझ गए, क्योंकि गांधी जी मौन व्रत को अच्छी तरीके से जानते थे। मौन का हथियार नेहरू जी ने गांधी जी से ही सीखा था। जब गांधी जी कभी बुरी तरीके फंस जाते थे तो ये कागज पर स्लेट पर लिखते थे, आज मैं मौन व्रत हूं, और कोई आता था तो स्लेट आगे कर देते थे कि आज बोलूंगा नहीं, मौन व्रत हूं। तो नेहरू जी भी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले, और गांधी जी सब समझ गए। जेबी कृपलानी जो अधिवेशन का संचालन कर रहे थे, गांधी जी ने जेबी कृपलानी को कहा, पटेल को चिट लिख कर दे दो कि अपना नाम वापस ले लो। जैसे यहाँ कोई ज्यादा देर तक बोले तो कुशवाहा जी चिट्ठी भेज देंगे कि कम करो, ऐसे ही पटेल जी को चिट्ठी दे दिया कि अपना नाम वापस ले लो। पटेल जी ने चिट्ठी देखा, जेबी कृपलानी ने भेजा, पटेल जी ने सोचा होगा, जेबी कृपलानी ने दिया, मैं वापस ले लूंगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे गांधी जी। तो पटेल जी ने वो चिट गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी जी ने वो चिट पढ़ा, फिर जेबी कृपलानी को दे दिया। जेबी कृपलानी ने फिर पटेल जी को दे दिया और पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया। और नाम वापस ले लिया तो नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन नेहरू जी के दिमाग पर इस घटना ने बहुत जोरदार असर किया। नेहरू जी के दिमाग पर असर हुआ कि कांग्रेस पार्टी मेरे बाप दादा, मेरे पूर्वजों ने, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन पूर्वजों ने बनाई, मतलब ब्राह्मणों ने बनाई। कांग्रेस पार्टी हमारे पूर्वज ब्राह्मणों ने बनाई, इसके बावजूद मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, कोई ऐरा गहरा छोटा मोटा नत्थू खैरा ब्राह्मण नहीं, बहुत बड़ा ब्राह्मण, जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा ब्राह्मण, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू, मैं कांग्रेस के अंदर का चुनाव नहीं जीत पा रहा हूं। जब मैं कांग्रेस के अंदर का चुनाव नहीं जीत पा रहा हूं, कल देश में आम चुनाव हो, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, मेरे पूर्वजों ने कांग्रेस पार्टी बनाई, कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं जीत पा रहा। कल देश में आम चुनाव होंगे और जब देश में आम चुनाव होंगे तो सबको वोट देने का अधिकार है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने तो टांग अड़ा दिया है। जब गोलमेज सम्मेलन में बहस हो रही थी तो गांधी और कांग्रेस के लोगों का कहना था केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, केवल इनकम टैक्स देने वालों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इस बात के लिए डटे थे कि हर व्यक्ति जो बालिग हो जाए उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। और जब बाबा साहब अंबेडकर इस बात के लिए डटे हुए थे कि हर बालिग व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, तो अंग्रेज बाबा साहब की बात को सुन रहे थे और गांधी जी उसके विरोध में तर्क कर रहे थे, उसको भी सुन रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि अनपढ़ आदमी वोट कैसे डालेगा? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, देखो अगर चुनाव चिन्ह बना दिया जाए तो अनपढ़ आदमी भी वोट डाल सकता है। जैसे मान लो रामलाल नाम का कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है और बैलेट पेपर पर छपकर उसका नाम आ जाए रामलाल, तो अनपढ़ आदमी बैलेट पेपर पर वोट नहीं डाल सकता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन अगर इस बात का प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल जी का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर है, अगर इस बात का प्रचार हो जाए कि रामलाल जी ट्रैक्टर पर चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर है और वो ट्रैक्टर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अनपढ़ आदमी जाएगा, बैलेट पेपर देखेगा, उस पर ट्रैक्टर छपा रहेगा, मोहर उठाएगा और ट्रैक्टर पर लगाएगा और अनपढ़ आदमी भी वोट दे देगा। बाबा साहब ने ये जब तर्क दिया अंग्रेजों को बात समझ में आ गई और अंग्रेजों ने कहा वैश्य मताधिकार लागू होगा, एडल फ्रेंचाइज लागू होगा। और जब अंग्रेजों ने ये तर्क दिया, बाबा साहब ने ये तर्क दिया, तो अंग्रेज इतना ज्यादा प्रभावित हुए बाबा साहब की तर्कों से कि जब लंदन में, इंग्लैंड में जब एडल फ्रेंचाइज उनको लागू करना हुआ तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कहा आप यहाँ भी कमेटी के मेंबर रहेंगे। मतलब भारत का तो लागू ही किया, अंग्रेजों ने अपने देश में भी बाबा साहब अंबेडकर को स्पेशलिस्ट के तौर पर बुलाया।
लेकिन हमारा देश ऐसा है कि हमारे देश में जाति की वैल्यू ज्यादा है, विद्वता की वैल्यू कम है। ये हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत का मामला है। बाबा साहब जैसे विद्वान आदमी को बहुत सारे लोग इसलिए नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं मानते कि उन्हें लगता है कि वो हमारी जाति बिरादरी के नहीं है। यहाँ तो जन्मदिन भी महापुरुष की जाति देखकर मनाया जाता है, स्मृति दिन भी महापुरुष की जाति देखकर मनाया जाता है। ऐसा ये देश है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नेहरू जी को लगा कि अंबेडकर ने तो टांग अड़ा दिया है, सबको वोट डालने का अधिकार हो गया है। बहुत सारे ओबीसी के लोगों को, अभी ओबीसी इस कार्यक्रम में आए, पंडित जी लोगों को पता चला होगा, तो पंडित जी लोग बाद में मिलेंगे और बाद में मिलेंगे तो पूछेंगे, अरे वहां चले गए थे, वहां तो अंबेडकर की बात हो रही थी, अंबेडकर ने तुम्हारे लिए क्या किया? तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज तो तुम्हारे बीडीसी से लेकर सरपंच से लेकर मुखिया से लेकर जिला पंचायत के मेंबर से लेकर और विधायक, एमपी, एमएलए और मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये अगर हुए तो ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है। अगर एक वोट का अधिकार नहीं दिया होता सबको तो ये बनते नहीं, इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये तो इसीलिए बन और बनाए जा रहे हैं कि सबको वोट का अधिकार है और हमारी संख्या ज्यादा है। तो नेहरू जी ने सोचा कि अगर हर 10 साल में गिनती होगी, अंग्रेज 1931 तक गिनती करते थे, तो नेहरू जी को लगा कि अगर हम भी गिनती करेंगे तो क्या होगा? डाटा आएगा, आंकड़ा आएगा। क्या आंकड़ा आएगा? ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%। क्या डाटा आएगा? ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%। अब ओबीसी कैसे है? जैसे हाथी है, हाथी के आगे आंख होती है, आंख से पीछे नहीं दिखता उसकी शरीर, ऐसे ओबीसी के आगे आंख है, पीछे उसका बड़ा शरीर है। अब शरीर ओबीसी को दिखता ही नहीं है, वो दूसरे को तो देख सकता है, अपनी शरीर नहीं देख सकता है। जैसे हाथी अपनी शरीर नहीं देख सकता है, जब हाथी अपनी शरीर नहीं देख सकता है, एक दुबला पतला टिलटिला आदमी उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको नियंत्रित करके चलाता है। हाथी कितना विशाल, और जो ऊपर बैठ गया दुबला पतला टिलटिला आदमी, हाथी के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन क्योंकि हाथी को अपनी ताकत का एहसास नहीं है, इसलिए टिलटिला आदमी उसको गुलाम बना करके चलाने का काम करता है। चाहे वो नचाने का काम करे, चाहे वो दौड़ाने का काम करे, जो चाहता है उसकी मर्जी से हाथी करता है। जैसे हाथी के ऊपर दुबला पतला आदमी उसको चलाने का काम करता है, वैसे जो 52% ओबीसी का हाथी है, 3.5% वाला इसके ऊपर बैठकर इसको चलाने का काम कर रहा है। क्योंकि इसे अपने शरीर के बारे में पता नहीं, इसे अपनी ताकत के बारे में पता नहीं है, और ये ताकत छुपाकर, प्लान बनाकर छुपाकर रखी गई। जब अंग्रेज गिनती करते थे तो ऐसी कौन सी आफत पड़ गई, ऐसी कौन सा पहाड़ टूट गया कि नेहरू जी ने हमारी गिनती रोक दिया? तो वो समझ रहे थे हाथी को हाथी अगर समझ में आ गया तो लोकतंत्र में खतरा बढ़ जाएगा। डाटा आएगा कि ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। एक बार में ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 2 बार में ओबीसी की दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, लेकिन जब हर बार डाटा आएगा कि ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, तो ओबीसी का आदमी सोचेगा। तीसरी बार उसके दिमाग की बत्ती जरूर जल जाएगी और वो सोचेगा, अरे ये 3.5 है, हम 52 हैं, इसको भी एक ही वोट डालने का अधिकार है, हमको भी एक ही वोट डालने का अधिकार है, तो हम इसके पीछे क्यों चलेंगे? ये हमारे पीछे आना चाहता है तो आए, नहीं आना चाहता भाड़ में जाए। हम इसके पीछे चलने वाले नहीं है और इस देश में ओबीसी देश का शासक हो जाएगा, ऐसा नेहरू जी को लगता था। और इसलिए नेहरू जी ने हमारी गिनती रोक दिया, और नेहरू जी ने हमारी गिनती 1951 में रोका, फिर 1961 में उन्होंने रोक दिया। केवल गिनती ही नहीं रोका, आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि ओबीसी के लिए सरकार आयोग बनाए और आयोग की सिफारिशों को लागू करे, ओबीसी को भी हक अधिकार मिलना चाहिए।
नेहरू जी ने आर्टिकल 340 लागू नहीं किया। बाबा साहब को बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया, और जब बाबा साहब को गुस्सा आया तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण यह था कि नेहरू ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये बात ओबीसी तक पहुंचने नहीं दी गई। तब भी पत्रकारों को रोका गया, ये खबर मत छापो। आर्यल चंदापुरी बिहार के नेता थे। आर्यल चंदापुरी चूंकि बैकवर्ड क्लास का संगठन चलाते थे, उनकी नजर थी, तो उन्होंने देखा, उनको पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया है उसमें ओबीसी का मामला है। वो बाबा साहब अंबेडकर के पास गए और कहा, पटना आओ, हम आपकी रैली कराएंगे। और जब चंदापुरी जी बाबा साहब की रैली कराना चाह रहे थे तो नेहरू जी पत्थर फेंकवाने का काम रैली पर कर रहे थे। हमें जानने की जरूरत है बाबा साहब ने क्या किया, और दूसरे लोग जिनको हम अपना मसीहा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, उन्होंने क्या किया। जब हम जानेंगे तो सही लड़ाई लड़ सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं। और दबाव में आकर कालेलकर कमीशन तो नेहरू जी ने बनाया, लेकिन उसको लागू करने का काम नहीं किया, रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया। हमारी गिनती रोकी, हमारा आयोग नहीं बनाया, और बनाया तो रद्दी की टोकरी में डाला, लेकिन हमको पता ही नहीं, हम तो केवल नेता ही मान रहे हैं। और इसके अलावा और जिसने हमारे लिए किया, जिसने हमारे लिए इस्तीफा दिया, उसके बारे में भी पता नहीं, उसे नेता मानना चाहिए, उसे मसीहा मानना चाहिए। तो जब जानकारी ही नहीं है तो मानेंगे कैसे। तो पंडित जी लोग कह देते अंबेडकर ने तुम्हारे लिए क्या किया, और हमारा आदमी ये सोचते हुए चला जाता है कि अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए किया, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। इसलिए समझने की जरूरत है कि ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, आर्यल चंदापुरी, ऐसे तमाम लोग जो थे वो एक साथ मिलकर सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, मगर उस इतिहास को दबा दिया गया। तो 1951 में नेहरू जी ने गिनती रोकी, फिर 1961 में नेहरू जी ही देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिर गिनती रोकी। 1971 में जब गिनती का समय आया तो इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा जी नेहरू जी की सगी बेटी थी, तो इसलिए इंदिरा जी ने भी हमारी गिनती होने नहीं दिया। 1981 में फिर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, फिर गिनती नहीं होने दिया। 1991 में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, नेहरू जी उत्तर भारत के ब्राह्मण थे। नेहरू जी को जो बात समझ में आती थी कि अगर गिनती हो गई तो जवाहरलाल नेहरू पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री देश का हो जाएगा, इसके बाद कोई दूसरा ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये बात दक्षिण भारत के ब्राह्मण नरसिम्हा राव को भी समझ में आती थी, और उन्होंने भी ओबीसी की गिनती नहीं होने दिया। फिर 10 साल बाद मौका आया 2001 में, तो 2001 में कौन देश का प्रधानमंत्री था? अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। अपने कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा में सब लोग खराब हैं, केवल अटल जी बढ़िया नेता थे, और श्रद्धेय अटल जी भी कहते हैं। और वही लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई भी लड़ते हैं, उनको पता ही नहीं है पुरानी पेंशन खत्म करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, उन्हें नहीं पता है ओबीसी की गिनती रोकने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, उन्हें नहीं पता है अटल बिहारी नेहरू के विरोधी थे, विपक्षी दल के नेता थे। चलो नेहरू ने गिनती रोकी की बात समझ में आती है, अटल जी तो विपक्षी दल के नेता थे, विपक्षी पार्टी के नेता थे, और उनकी सरकार बन गई, उन्होंने गिनती क्यों रोकी, ये बात समझने की जरूरत है। क्योंकि नेहरू जी भी ब्राह्मण थे, इंदिरा जी ब्राह्मण की बेटी थी, नरसिम्हा राव भी ब्राह्मण थे, और अटल जी भी ब्राह्मण थे। जो बात कांग्रेस में इस्लाम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से 51,000 प्रोग्राम पूरे भारत में लगाए, क्या लिखा जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। और ये पर्चा जितने ओबीसी के नेता थे सबके घर में भिजवा दिया, ओबीसी के नेताओं ने पढ़ा, जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती। तो ओबीसी के नेताओं ने 2010-11 में संसद में हंगामा खड़ा कर दिया कि जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। हंगामा खड़ा हो गया तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी सामने आए और कहा हम गिनती करें। हम लोगों को लगा मनमोहन सिंह जी सरदार हैं, सिख हैं, तो इस बार गिनती हो जाएगी, कोई ब्राह्मण फैसला करने वाला नहीं है, इस बार एक सरदार फैसला करने वाला है, न्याय हो जाएगा।
पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह ने कह दिया गिनती करेंगे, लेकिन आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के लोगों ने गुप्त मीटिंग किया और प्लान तैयार किया। अगर ये गिनती हो जाएगी तो नेहरू जी ने रोका, इंदिरा जी ने रोका, नरसिंह राव ने रोका, अटल जी ने रोका, तुम्हारे पूर्वजों ने रोका, हमारे पूर्वजों ने रोका, तुम्हारे पूर्वज भी विद्वान थे, हमारी पार्टी के पूर्वज भी विद्वान थे, सारे विद्वान ब्राह्मणों ने मिलकर रोका, तो अभी हम लोग कर लेंगे तो फिर हमारे साथ ही गलत होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, मनमोहन सिंह को अधिकार ही नहीं दिया फैसला लेने का। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, फैसला लेने का अधिकार उनके पास होना चाहिए था, मगर मनमोहन सिंह को अधिकार नहीं दिया फैसला लेने का। फैसला लेने का अधिकार प्रणब मुखर्जी को दिया और फिर एक ब्राह्मण के हाथ में फैसला लेने का अधिकार चला गया। प्रणब मुखर्जी बंगाल के ब्राह्मण थे। पहले हम लोग ये जानते थे कि प्रणब मुखर्जी जी सेकुलर है, सब लोग मानते थे सेकुलर है। जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो आरएसएस की शाखा में चले गए, तब लोगों ने कहा अरे हम लोग तो ऊपर ऊपर देख रहे थे, अंदर देख नहीं पाए थे, अंदर से संघी थे, ऊपर से सेकुलर थे। तब लोगों को समझ में आया। तो प्रणब मुखर्जी जी भी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने भी हमारी गिनती नहीं होने दिया। संघ के लोगों ने गिनती नहीं होने दिया और गिनती के मुद्दे को दबाने के लिए दो नमूने पूरे भारत से खोज लिए। हरियाणा से बाबा रामदेव और महाराष्ट्र से अन्ना हजारे। एक ने कहा काला धन वापस लाएंगे, दूसरे ने कहा भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जन लोकपाल लाएंगे, और हंगामा खड़ा हो गया। कहा कि तब तक रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा। ऊपर भले चले जाएंगे, रामलीला मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। हम लोगों को पता चल गया कि ये लोग गिनती का मुद्दा दबाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, दिल्ली में रामलीला मैदान पे 1 सितंबर 2011 को रैली रखा। हम ओबीसी को लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली तुम्हारी गिनती का मामला है, तो ओबीसी के लोगों का जो दिमाग है वो टीवी देख देख कर बनता है। अब टीवी पर अन्ना हजारे दिखाए जाने लगे, ओबीसी की गिनती का मुद्दा गायब हो गया। अब ओबीसी का दिमाग तो उतना ही चलता है जितना टीवी दिखाती है। अब टीवी दिखा रही अन्ना हजारे, हम कह रहे हैं जाति जनगणना, तो ओबीसी को लगा यार पटेल जी की बात अभी मानने की जरूरत नहीं है, अभी भ्रष्टाचार खत्म करने की जरूरत है। तो टीवी अखबार वालों की बात ओबीसी के लोगों ने माना। और ओबीसी के लोग हमें क्या कहते थे, पटेल जी पहले भ्रष्टाचार मिटा लेते, बाद में गिनती का मामला देख लेंगे। जब देश आजादी के कागार पर खड़ा था, अलग अलग समाज के लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि उनको क्या मिलेगा आजादी में, मगर ओबीसी के लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं थी, वो केवल आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जब मंदिर आंदोलन चल रहा था तो ओबीसी के लोगों को अपने मंडल कमीशन में हक अधिकार की चिंता नहीं थी, वो मंदिर बनाने के लिए जा रहे थे। और जब गिनती का मामला 2011 में खड़ा हुआ तो ओबीसी की गिनती की चिंता खत्म हो गई और अन्ना हजारे की जान बचाने की चिंता उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई। तो ओबीसी के लोग कहां चले गए, अन्ना जी के आंदोलन में चले। मैंने कहा कि जिस दिन ओबीसी की गिनती का मुद्दा दब जाएगा उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी गायब हो गया, पता नहीं कहां है। मैं महाराष्ट्र दौरे पर था तो मैंने महाराष्ट्र वालों को पूछा, अरे भाई अन्ना जी नहीं दिख रहे, कहां है, कुछ पता है क्या आप लोगों को? तो उसमें से एक आदमी ने कहा पता तो नहीं है, अखबार में एक दिन खबर आई थी, अन्ना जी ने कहा कि हमारा इस्तेमाल हो गया। तो हमने कहा अब पछताए का होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से क्या मतलब है। तो फिर हमारी गिनती के मुद्दे को दबा दिया। और ओबीसी का जो इतना बड़ा मामला हम लोगों ने उछाला था, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सोचा कि ओबीसी का मुद्दा जो उछाला गया है तो इसका फायदा उठा लेते हैं। और नरेंद्र मोदी का मुखौटा मोहन भागवत ने लगा लिया, नरेंद्र मोदी को आगे किया, कहा ओबीसी का प्रधानमंत्री। मोदी जी ने भी कहा मैं चाय बेचने वाला, मैं नीच जाति का, मेरा लोग अपमान करते हैं। हमारे लोगों ने सोचा एक तो चाय बेचने वाला, ऊपर से नीच जाति का, मतलब गरीब भी है और पिछड़ी भी है। हम भी गरीब हैं, हम भी पिछड़ी है, नरेंद्र मोदी भी गरीब है, नरेंद्र मोदी भी पिछड़ी जाति का है। अगर इसको प्रधानमंत्री बना देंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे,
सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने नरेंद्र मोदी को बना दिया। और कैसे ना बनाते, कहा काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और क्या कहा, किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। तो कौन नहीं बनाता। सबको लगा कि अब तो देश में बहुत बड़ा क्रांति आने वाली है मोदी के माध्यम से। तो मोदी को 14 में वोट दिया, 14 नारा भी लगाया, सबका साथ सबका विकास। तो लोग और खुश हो गए। और अपने लोग तो समझदार हैं, समझ गए पहले साथ देना पड़ता है, बाद में विकास होता है। तो साथ दे दिया 14 में। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, मतलब आईएएस की परीक्षा पास किए थे, 2015 में उनकी नियुक्ति को रोक दिया और ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। फिर ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। फिर बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया। अब नारा ही चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और एक एक चीज बेची जा रही। नारा चल रहा है सबका साथ सबका विकास, और रोज एक चीज बेची जा रही, रोज बेची जा रही, रोज बेची जा रही, रोज बेची जा रही। तो हमने कहा कि नारा बदल गया है देशवासियों, थोड़ा सावधान हो जाना। अभी वो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और पता नहीं क्या क्या जोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग सावधान हो जाना। अब सबका साथ सबका विकास नहीं रह गया, सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश, ये नारा हो गया है। थोड़ा सावधान हो जाना। तो सावधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ओबीसी के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान होना जरूरी है। आप मूर्ख से मूर्ख आदमी खोज लो और उसको कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, मारेगा, बोलेगा ठीक है आप हमको मूर्ख समझते हो तो हम मूर्ख है मान लेते हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि अपना पैर अपने हाथ से काटेंगे। अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। मोदी जी मूर्ख थोड़ी, मोदी जी मूर्ख है, मोदी जी मूर्ख नहीं है, और आप उनको मूर्ख कह भी नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते हो? अगर मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर को अपने हाथ से नहीं काट सकता, तो मोदी जी अगर ओबीसी अपने को कहते हैं, तो ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों चल रही है? सुप्रीम कोर्ट में क्यों लिख करके दे दिया कि ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे? इसका मतलब यह है मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। मोदी जी कुल्हाड़ी चलाने वाला हाथ नहीं है, मगर कुल्हाड़ी में लगने वाली लकड़ी जरूर है। मोदी जी हाथ से कुल्हाड़ी नहीं चला रहे, मगर कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगती है उस लकड़ी का काम कर रहे हैं। लकड़ी नरेंद्र मोदी है, चलाने वाला हाथ मोहन भागवत है, और ओबीसी के हक अधिकार काटे जा रहे हैं। इसको जितना जल्दी हम लोग समझ जाए उतना अच्छा हो जाएगा। अभी विकास विकास की बात हो रही है, गिनती के बगैर विकास कैसे होगा? अरे भाई डाटा आना चाहिए ना कि ओबीसी में कितने लोग कक्षा 8 पास बेरोजगार हैं, कितने लोग इंटर पास बेरोजगार हैं, कितने लोग बीए पास बेरोजगार हैं, कितने लोग बीएससी पास बेरोजगार हैं, कितने लोग पीएचडी किए हुए बेरोजगार हैं। ऐसे डाटा आएगा तो सरकार उनके विकास की योजना बना सकती है। कितने ओबीसी के लोग कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के लोग पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं है, कितने ओबीसी के पास साइकिल है, कितने ओबीसी के पास मोटरसाइकिल है, कितने ओबीसी के पास कार है, कितने ओबीसी के पास कुछ नहीं है, कितने ओबीसी सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने अपना बिजनेस करते हैं, और कितने के पास कुछ भी नहीं है, कितने के पास इतनी जमीन है वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कितने के पास इतनी कम जमीन है कि उससे उनका जीवन यापन नहीं हो सकता है, और कितने के पास जमीन ही नहीं है। ये सारा डाटा आएगा तब सरकार हमारे विकास की योजना बना सकती है, फिर उस पर बजट दे सकती है, और फिर उस बजट का इस्तेमाल करके विकास हो सकता है। आपके ग्राम पंचायत में अगर बजट ना हो तो ग्राम पंचायत का विकास होगा क्या? आपके नगर पंचायत में नगर पंचायत के अध्यक्ष के पास अगर बजट ना हो तो नगर पंचायत का विकास होगा क्या? तो जब नगर पंचायत का विकास बगैर बजट के नहीं हो सकता, ग्राम पंचायत का विकास बगैर बजट के नहीं हो सकता, तो ओबीसी का विकास कैसे बिना बजट के हो रहा है? ओबीसी का विकास भी बिना बजट के नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। कैसे हो रहा है?
वो विकास का नारा लगाते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारा विकास हो गया। जैसे मान लो आपको पीला करना है तो आपको पीला करने के लिए हल्दी लगानी पड़ेगी, लेकिन हमारे लोग इतने जानकार हैं, इतने समझदार हैं, इनको पीला करने के लिए हल्दी नहीं लगाना पड़ता। इनको दूर से दिखाओ ये हल्दी है तो हल्दी देखकर ही पीले पड़ जाते हैं। जब हल्दी देखकर पीले पड़ जाते हैं तो हल्दी लगाने की क्या जरूरत है? जब विकास का नारा सुनकर ही वोट दे देते हो तो विकास करने की क्या जरूरत है? ये देश में चल रहा है और ये जो सारा देश में चल रहा है इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इनसे पूछो चलो ओबीसी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, एससी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, एसटी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, एसटी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, माइनॉरिटी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो। ये नहीं बता सकते। जब ये नहीं बता सकते तो वोट कैसे लेंगे? अगर आपके घर में आएंगे तो आप कहोगे भाई हम तो किसान हैं, मोदी जी ने आपने तो कहा था किसानों की इनकम 2 गुना कर देंगे, मगर किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज 2 गुना हो गई। क्या क्या 2 गुना हो गई? खाद की कीमत 2 गुना हो गई, पेस्टिसाइड की कीमत 2 गुना हो गई, डीजल की कीमत 2 गुना हो गई, पेट्रोल की कीमत 2 गुना हो गई, गैस सिलेंडर की कीमत 2 गुना हो गई। किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज 2 गुना हो गया। तो आप कहोगे मोदी जी वोट कैसे दें आपको? आपने तो कहा था काला धन वापस लाएंगे, लाया नहीं तो वोट कैसे दें आपको? आपने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिया नहीं तो वोट कैसे दें आपको? तो मोदी जी जानते हैं कि अगर ये सब मुद्दे उठ गए तो वोट नहीं मिलेगा। आप कहोगे हमारी गिनती आपने नहीं किया, हमको संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं दे रहे हो, वोट कैसे दे आपको? तो कहा ये सब मुद्दा ही ना उठे इसके लिए टीवी वालों को काम पर लगा दिया। जिसके पास घर नहीं है पक्का और घास फूस की झोपड़ी है, उसकी झोपड़ी में एंटीना निकला हुआ है। निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ? ये एंटीना ही दिमाग खराब कर रहा है। सारा दिमाग खराब करने की जड़ ये टीवी का एंटीना है। ये हर घर में घुस गया। अब ये हर घर में घुस गया तो क्या करता है? शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब से कैसे लड़ाना है उसकी बहस होगी, ओबीसी को एससी से कैसे लड़ाना इसकी बहस होगी, ओबीसी को एसटी से कैसे लड़ाना इस पर बहस होगी, ओबीसी एससी एसटी को मुसलमान से कैसे लड़ाया जाए इसके लिए उस पर दिखाया जाए।